नॉन मेटल्स ना। अच्छा इधर देखो, लिखो रिएक्शन विथ ऑफ मेटल्स। सर हमने बोराक्स बीड वाला कर दिया था। अरे नहीं, वो सॉल्ट एनालिसिस में किया था, ये पी ब्लॉक चल रहा है। कंफ्यूज मत करना, दोनों दोनों पैरेलल ट्रैक्स चलेंगे, ठीक है। तुम्हारे टाइम टेबल में जब सॉल्ट लिख करके आएगा तो मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगा, वहां से स्टार्ट करूंगा, और जब पी ब्लॉक लिख करके आएगा, पी ब्लॉक लिखा है ना आज, तो पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और दोनों को मिक्स सर में पर मत। ये पैरेलल ट्रैक क्यों रखे हैं सर? सेम ही चीज है, आप पी ब्लॉक ज्यादा लेक्चर लेके पढ़ाओगे तो सेम ही इसमें खत्म होंगे हाँ ना दोनों। हाँ, वो बात सही है, मतलब उन्होंने रख दिया, अब क्या बोलूं मैं, बात तो एक ही पड़ेगा। वो तुम सही बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज पैरेलल करो कि एक साथ करो, टाइमिंग तो एक ही जगह पहुंचना है। टाइम डिवाइड हो गया, अगर क्लासेस आप उतना ही रख रहे हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो अब क्या करें, उन्होंने बोल दिया है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, सर उन्होंने लास्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ स्ट्रॉन्ग हाँ ऑक्सीडाइजिंग। HNO3 किया था नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। अब हाँ सर। मेटल्स के साथ देखो, है ना। अच्छा इधर ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें तो पहला पॉइंट लिखिए, द प्रोडक्ट्स formed on reaction with HNO3, कॉन्सेप्ट में लिखना, with HNO3 is dependent on, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपको याद तो रखना ही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद ही रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा ही। ये थोड़ा मैं टेक्निक फिर भी लॉजिकली सोचूंगा कि अगर तुम थोड़ा लॉजिकली लगा सको तो थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। इट्स डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स such as concentration, temperature, metal, nature of metal, different products different चीजें देगा, ठीक है। जबकि एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए था, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि क्या मिलना चाहिए था, अरे मेटल है तो एसिड से तो नाइट्रेट हाइड्रोजन और गैस, हाँ हाइड्रोजन गैस होना चाहिए ना, है ना। बट हाइड्रोजन गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो वो रिड्यूस करके बहुत सारी चीजें बनाता है। तो अब देखो ये कैसे याद करोगे, तो ये पूरा एक चीज है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, नाइट्रिक एसिड लैब में 3 टाइप के, इनफैक्ट 4 होंगे। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 70%। एक डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब 20%। एक है वेरी डाइल्यूट। तो देखो डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट चीजें आएंगी, और वेरी वेरी डाइल्यूट का केस तो लास्ट में करेंगे, और ये 2%। पहले इतना कॉपी करो, और इसीलिए याद रखना क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा, मेटल दे दिया जाएगा और नाइट्रिक एसिड दे देगा, वेरी वेरी डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेटेड की डाइल्यूट की वेरी डाइल्यूट, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखो फिर बता रहा हूं। अच्छा ये पॉइंट एक लिख लेना, यहीं पर ऐड कर लेना, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना। सर 100% क्यों नहीं देते? 100% इसका मतलब पूरा का पूरा थोड़ा पानी के साथ बॉन्डिंग है, 100% भी कर सकते हो, शायद लैब में उतना एसिड के साथ 100% रखना प्रॉब्लमेटिक है, यही कारण होगा। 100% समझ रहे हो, पूरा एसिड ही है, एसिड थोड़ा वैसे तो लोड वाला बात है ही ना, शायद इसीलिए। ये ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग फिर भी बोलेंगे थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग, और ये दोनों जो है ना ये वाले नॉन ऑक्सीडाइजिंग।
नोट करने तो बोलना। अच्छा नोट करते मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन तुम ज्यादा करोगे कॉन्सेंट्रेशन, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड का खुद का ऑक्सीडाइज, जब मैं ऑक्सीडाइजिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो खुद अच्छा खासा रिएक्टिव यूनिट है उसको, जबकि मेटल्स खुद रिएक्टिव है, मेटल अभी देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो है वो खुद ही बहुत रिएक्टिव है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग लिखने का मतलब है उसका खुद का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नील है। हाँ जरूर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें उसका क्रेडिट नहीं है, किसका क्रेडिट है, मेटल का क्रेडिट हो सकता है। मेटल। हाँ समझा क्या बोला, ये डिफरेंस बोलना चाह रहा हूँ, मेटल का भी कुछ, और हाँ मेटल भी रिएक्टिव हो और ऑक्सीडाइजिंग भी हो, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो, तब तो रिएक्शन करेगा ये। लिख लिया सर। लिख लिया, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब देखो इसमें है क्या, अब थोड़ा सा एक जनरल आइडिया तुमको एक्टिविटी सीरीज का होना चाहिए, क्योंकि एक जनरल आइडिया अगर तुम एक्टिविटी सीरीज देखो तो कैसा था, पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुमको जो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लिथियम से स्टार्ट करता है, जिंक जाएगा, उसके बाद याद है क्या आता था बीच में, क्रोमियम Fe, क्रोमियम आएगा, Fe आएगा, टिन आएगा, ठीक है। पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, बस इस पर ध्यान देना जो बोलना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ कॉपर है, इसके नीचे Hg है, Ag, Au, ये रिएक्टिविटी सीरीज का जनरल आइडिया। अब इधर एक ध्यान देना, ये दोनों तो है नोबल गैसेस, सॉरी नोबल मेटल्स, तो भाई इनके साथ तो नाइट्रिक एसिड रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है, ये तो हटाओ, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। अच्छा अब एक जनरल सा चीज देखो क्या करना है, जैसे जनरली मान लो Fe तक अगर आ गया, ठीक है, और अगर इसके साथ में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालूं तो प्रोडक्ट होता है NO2। डाइल्यूट डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, NO, ठीक है, इसको लिखो सर कॉन्सेंट्रेट। ये बीच में जो आपने मेटल छोड़े हैं ये हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर इनको भी याद करना नहीं याद रखना है, लेकिन तुमको जो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, जो तुमको इम्पोर्टेंट वाले हैं, है? ठीक है ना, तो तुमको जो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ये, अच्छा सॉरी डाइल्यूट के साथ ये N2, सॉरी डाइल्यूट के साथ ये N2, ठीक है। और यहां तक जितने हैं मैं इंपॉर्टेंट वाले तुमको लिखाऊंगा अभी, वेरी डाइल्यूट के साथ NH4NO3, ये वाला जो है NO, सर जो सेकंड ब्रैकेट बना है उसमें लेड से लेके Ag तक है ना? हाँ लेट्स से, टिन को मैंने छोड़ दिया है, टिन के साथ एक स्पेशल केस आता है, उसको अलग से लिख देंगे। आयरन तक याद रखना, और मैं कुछ अभी मेटल्स का एग्जांपल लूंगा, उनको याद रखना। इतना कॉपी करो, इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सर आपने अभी तक SN के लिए कुछ लिखा नहीं है ना? नहीं कुछ लिखा नहीं है। अच्छा यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखो सर, और नोबल मेटल्स के साथ तो कोई रिएक्शन है नहीं उनका, अगर याद हो एक गोल्ड और प्लैटिनम को तो बच्चे में भी किए होगे, जब भी
स्कूल में पढ़ाता है एक्वा रीजिया में लाते हैं, तब जाकर बेचारा वो दोनों रिएक्शन करता है। HNO3 का औकात अकेला नहीं उन दोनों के साथ कुछ डिसॉल्व कर पाए, तो वो तो आगे देखिए। अच्छा इधर ध्यान दो, जनरली तुम देखोगे HNO3 किस स्टेट से जा रहा है, याद करने का तरीका क्या है, HNO3 किस स्टेट से जा रहा है, NO2 बन रहा है तो +5 से किस में जा रहा है, +4। N2O बन रहा है तो किस स्टेट में जा रहा है, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, हाँ इधर थोड़ा ध्यान दो। जनरली अगर हम लोग ऊपर की बात करें, मतलब Fe, क्रोमियम, जिंक, आयरन, क्रोमियम, जिंक, इन सब की अगर बात करें तो दीज आर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दो ना, बाकी तुमको याद तो रखना ही है, बट अगर तुमको लॉजिक लगाना हो थोड़ा सा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होगा कि सिस्टम में नाइट्रिक एसिड बहुत है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड तुम कम कर रहे हो, और वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है, तुम नाइट्रिक एसिड और भी ज्यादा कम कर दियो, पानी का क्वांटिटी ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब ये है, पहले आप इधर से वेरी डाइल्यूट से स्टार्ट करते हैं। वेरी डाइल्यूट के केस में NH4NO3 मिल रहा होगा, इसका मतलब जरूर मेटल्स बहुत स्ट्रांग है। देखो एक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं ऊपर में, लिथियम सबका तो नहीं, बस जिंक, क्रोमियम सबका मान ले वेरी डाइल्यूट में, दे आर वेरी एक्टिव मेटल्स। और तुम यूज किए वेरी डाइल्यूट HNO3, तो वो लोग जरूर HNO3 को N+5 से जरूर सबसे बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिए होंगे। डाइल्यूट HNO3 है, HNO3 का कोई औकात ही नहीं रखे हो, रिएक्टिव मेटल्स और HNO3 रखे हो तुम क्वांटिटी में भी कम, तो N+5 को किस में कन्वर्ट कर दिए होंगे, सबसे लोएस्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -3, तो जरूर अमोनिया बना होगा। लेकिन सिस्टम तो आपने एसिडिक यूज किया है, तो जरूर अमोनिया बनेगा एसिडिक मीडियम में, तो जरूर कौन सा चीज बन जाएगा, NH4+, इसीलिए वेरी डाइल्यूट के साथ ये आ रहा है। ये समझ में आया, मतलब सर NH4+ ने रिएक्शन कर लिया बाद में NO3- के साथ। हाँ मतलब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो याद करने का तरीका क्या है, तुमको बेसिकली यही याद रखना है कि N+5 नाइट्रिक एसिड का गिर रहा है नीचे, N+4, फिर N+1, बीच में और भी आते हैं, और लास्ट में अमोनिया। अब अगर तुम रिएक्टिव मेटल रखो, माइंड में थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर फॉलो करना, याद रखना ही, बट फिर भी लॉजिक लगाओगे, रिएक्टिव मेटल्स हैं ऊपर वाले और वेरी डाइल्यूट के साथ काम करोगे, तो रिएक्टिव मेटल्स तो यार और क्वांटिटी में HNO3 बहुत कम, सबको वो अमोनिया तक ले जाएंगे भाई, NH3 तक ले गए होंगे, और एसिडिक मीडियम डाले हो तो जैसे ही NH3 बना होगा वो H+ ले लिया होगा, तो सिस्टम में तुमको NH4NO3 नाम का चीज मिलेगा एक ऐसे। डाइल्यूट के साथ क्या है, डाइल्यूट के साथ क्या है, तुमने थोड़ा सा क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेटेड के मुकाबले थोड़ा कम किया है, मतलब 20% रखा है, तो +5 से कहां गिरा दिया उनको, किस स्टेट में गिरा दिया, +1। डाइल्यूट मतलब तुम ताकत कम करते जा रहे हो, तो रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगे, वो तुमको ज्यादा लेवल तक नीचे गिराएंगे, +1 तक आ गया, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड रखे हो तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड भी थोड़ा ताकतवर ही है, तो सबका हालत थोड़ा उसको यूज करने में खराब होगा, तो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, +4 तक जाएगा। ये समझ में आया सबको जो लाइन बोला। चलो सेम काम करते हैं थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे नीचे आते हैं। हाँ सर HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हाँ, तो वो खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी रखेगा ही। नहीं वो इस पर भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी वाइज कितना है। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वांटिटी वाइज पावर दो तरीके से बढ़ता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दोनों चीजें मिलकर के तुम्हारा पावर को बढ़ाता है, तो करने का टेंडेंसी है तो हो ही रहा है वो। ऐसा नहीं है कि NO2 से N2 बन रहा है और अमोनिया जा रहा है तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब वो हो ही रहा है, बट ये दो चीजों पर डिपेंड करता है हमेशा, इनफैक्ट पूरे केमिस्ट्री में। तो क्वांटिटी वाइज भी बगल वाला रिएक्टिव है ही, और तुमने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सब में काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि रिड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसको बहुत कम कर दोगे दूसरे के मुकाबले, रिएक्टिव मटेरियल के सामने वेरी डाइल्यूट ले आओगे तो सीधा नीचे तक गिरा देगा। समझो कि ऐसे याद रखना, अमोनिया तक ले गया, लेकिन अमोनिया दिखता नहीं है, तुरंत NH4NO3 बन जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा रहता है, दोनों इक्वल ताकत में रहते हैं, मेटल भी ये भी, तो रिएक्शन तो जरूर होगा, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, +4 तक जाएगा, और उसके बाद अगर डाइल्यूट रहेगा तो +1 तक जाएगा। अच्छा इसको देखो ध्यान से,
मान लो तुम्हारे पास दूसरा लेवल का रिएक्टिविटी है, नीचे वाला ग्रुप, उनकी रिएक्टिविटी तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से लास्ट एक्सप्लेनेशन तो क्लियर होगा ही। देर मेटल्स भी नालायक रिएक्टिविटी सीरीज में, और वेरी डाइल्यूट वो खुद भी नालायक, ज्यादा रिएक्शन, तो क्या होगा आंसर? नो रिएक्शन, तो मैंने लिख दिया। दूसरा अगर देखा जाए, जब मैं ये बोल रहा हूं कि एक्टिव मेटल्स अब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 बनाए हैं, तो भाई लेस रिएक्टिव मेटल भी तो NO2 ही बनाएंगे, ऑब्वियस बात है। जब उन वो हार गए, वो NO2 तक ही पहुंचा पाए, तो यहाँ पर भी अगर तुम इसके साथ यूज करोगे तो NO2 ही बनाओगे। ठीक है, चलो अब बचता है डाइल्यूट। मैंने क्या बताया, वहां उस साइड रिएक्टिव मेटल्स थे, तो वो लोग +5 से +1 पे ले आए, ये लोग +5 से इतना नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन डाइल्यूट है तो थोड़ा पावर तो कम हुआ ही है, तो इसलिए थोड़ा +1 से +2 तक लाए हैं, ज्यादा नीचे भी नहीं गिराए हैं, बिकॉज रिएक्टिव मेटल्स नहीं है ये लोग थोड़ा लेस रिएक्टिव। तो तुमको ये सब चीजें याद रखनी है, मतलब बेसिकली मैंने बता दिया, बट अगर तुम याद रख लो तो बेस्ट है ही। थोड़ा अगर लॉजिकल थिंकिंग लगा लोगे तो याद करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके। अब देखो पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे मान लो तुम ये बताओ, अब इनको अब देखो कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, और जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट, ऐसे दिया रहेगा। बताओ क्या बनेगा आंसर? अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट्स खुद से बनाइए। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिंक थोड़ा रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो याद रखना आंसर हमेशा क्या है? NO2। NO2 ठीक है, NO2H2। और जिंक का नाइट्रेट बनेगा, यहाँ कोई मुश्किल बात है ही नहीं, जिंक कोई वेरिएबल वैलेंसी शो करता ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एक ही आएगा, वो है जिंक नाइट्रेट, और कुछ है ही नहीं। डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा? क्या बताया था? डाइल्यूट के साथ थोड़ा तुमने नाइट्रिक एसिड के पावर को थोड़ा कम कर दिया, तो थोड़ा उसको कहां तक ले आएगा? थोड़ा और नीचे तक, बाकी सब एग्जैक्टली से। और वेरी डाइल्यूट कर दिया तब तो ऐसे समझो कि अमोनिया तक ले गया होगा, और अमोनिया एसिडिक मीडियम में NH4NO3 बना दिया होगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर मेटल सबको याद रखना है। ये क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो, अब मुझे खुद से बताओ इसका क्या बनेगा। हाँ बोलो। सर एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर सेम है क्या? हाँ, मतलब उसका कॉन्सेप्ट वाइज उन लोग एकदम एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिड्यूसिंग पावर पहले लिखा रहता है, मतलब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, तो वो सब थोड़ा ध्यान देना, बट कॉन्सेप्ट वाइज एकदम। उतना रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हाँ, यही है ना? ज्यादा रहे, हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे इसका बताओ, इसका आंसर खुद से प्रेडिक्ट करो, क्या बनेगा? इसको मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितना लॉजिकली अगर तुम लोग प्रेडिक्ट कर पाओ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर, अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो मैंने हमेशा बना दिया है, कुछ सोचना ही नहीं है, NO2 बनाना है, इधर तो कुछ सोचना ही नहीं। डाइल्यूट के साथ अगर ऊपर वाले आए तो याद रखना आपको क्या बनाना है, मैंने बता दिया, ऊपर वाले थोड़े जिंक, आयरन, क्या बनाना है? N2। हाँ हाँ, क्या किसी को डाउट है क्या? और वेरी डाइल्यूट के साथ क्या बनाना है? NH4NO। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आता है कि Fe का नाइट्रेट बनाए तो कौन सा बनाए, ये एक प्रॉब्लम है। जिंक में प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज जिंक में वेरिएबल वैलेंसी ही नहीं है, जिंक में +2 है। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकता है कि सर नाइट्रेट तो बनाए, तो फेरस बनाए कि फेरिक बनाए? तो यहाँ पर मैंने जो पहला लाइन लिखा था, कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब Fe को 0 से कहां पहुंचाएगा? +3 ना। और अगर डाइल्यूट है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, यहां ही बनता है, क्लियर है? और जब डाइल्यूट में वो बना तो वेरी डाइल्यूट का क्या ही बोलना भाई, उसका औकात क्या रहेगा, वो भी वही बनाएगा, फेरस ही बनाएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ चलो सर। एक और है ना, एक और करते हैं।
मान लो तुम्हारा लेड का खुद से बनाओ, क्या बनेगा? ट्राई करो। लेड कहाँ आ रहा है? लेड एच के ऊपर है, लेकिन एक्टिविटी सीरीज में उसको नीचे की तरफ ही माना जा रहा है। चलिए बताइए क्या होना चाहिए? जितना कहानी बनाया हूं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। NO2। NO2। जब ऊपर वाले कुछ नहीं कर पाए, इसका बिगाड़ पाए, तो नीचे वाला क्या बिगाड़ेगा? ठीक है। लेड में नाइट्रेट का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई वेरिएबल वैलेंसी नाम का चीज नहीं है। तो NO2 प्लस PbNO होल थ्राइस प्लस क्या बनेगा? H2O तो बना ही लो। H2। डाइल्यूट के साथ क्या बताया था? रिएक्टिविटी थोड़ा सा NO। मेटल का कम कर दियो। हाँ, NO 5 से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, और बाकी सब। नो रिएक्शन। और डाइल्यूट का तो क्या ही कहें, जब दोनों ही बर्बाद हो। मैं वही बोला, वेरी डाइल्यूट का मैंने क्या लिखा था? नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये खुद भी ताकत नहीं रखता है और बगल वाला भी ताकत नहीं रखता। रिएक्शन करने के लिए किसी एक को तो ताकतवर होना पड़ेगा। रिएक्शन अगर इनिशिएट करना है, कोई एक तो रिएक्टिव हो। जैसे एक्टिव मेटल्स क्या करते थे? वेरी डाइल्यूट के साथ भी कर दिए, इनफैक्ट उसको तो नीचे तक पहुंचा दिए, ठीक है, एमोनिया तक। तो कोई रिएक्शन, और वेरी वेरी डाइल्यूट का तो कुछ बोलना ही नहीं है यार, जब ऐसी हार गए। जल्दी कॉपी करिए। हो जाए तो बोलिएगा जल्दी। बोलिएगा। हो गया सर। हो गया? चलो, ये खुद से ट्राई करो तो ये 2 दे रहा हूँ, खुद से भरना। तो ये कॉपर का लिखो तो क्या होना चाहिए? देखो, कॉपर में वैलेंसी को लेकर के तो कोई पंगा ही नहीं है, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनाओगे ही। अच्छा चलो, तुम लोग को ऐसा ये मालूम भी नहीं है ना, डी और एफ ब्लॉक तुम लोग का तो हुआ ही नहीं। हाँ, तुम लोग को ये मालूम नहीं होगा। अच्छा, कॉपर के कितने कौन कौन से, सॉरी ये मैंने जूम कर लिया, कॉपर के कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं? +2 +1 +3 और +2, +1 +1 और +2 +2। हाँ, लेकिन ये याद रखना, +1 वाला जो है ना, वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है एक्वस सोल्यूशन में। ये ध्यान दिया होगा, रिडॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। Cu+1, हाँ सर। इसका निकालिए एन फैक्टर, ठीक है। तो इसको याद रखना। मुझे लगा था कि मैं डी और ब्लैक तुम लोग का हो चुका है, इसीलिए मैंने दोनों में +1 वाला बनाया ही नहीं। कॉपर नाइट्रेट, सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी में काम चल रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है। Cu+ डिस्प्रपोर्शनेट्स, और डी और एफ ब्लॉक होगा तो इसीलिए कॉपर का तो +1 बनने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा बताओ, ऊपर में क्या बनाएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो NO2 ही बनाएंगे, और NO2। नीचे के साथ क्या बनाएंगे? नीचे के साथ NO। और साथ में पानी लगा दीजिएगा, और नीचे वाला तो कहीं दिखाई पड़े छोड़ देना, ठीक है। चलो, अब इसका बताओ। कुछ चीजें याद भी रखना, अब डी और एफ ब्लॉक भी थोड़ा बाकी है, जब भी वो स्टार्ट हो कुछ चीजें वो भी जान लो। वैसे उसका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है, बट जानना तो है कुछ ना कुछ। बताओ इसका आंसर। अच्छा, मरकरी का वैलेंसी 2 होते हैं कि नहीं? मरकरी के बारे में कुछ बातें मालूम है? इसके भी 2 होते हैं, कौन कौन से?
Hg +1, बट इसमें एक चीज लिख देना, Hg+1 exists as Hg22+. अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा, अब मुझे बताओ क्या होगा। Hg+ नाम का चीज नहीं है, Hg+ हम लोग हमेशा Hg2+ देखेंगे, Hg22+, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या बनेगा बताओ, क्या गैस कौन सा इवॉल्व होगा? NO2। NO2। हाँ, अब मैं +2 वाला बनाऊं कि +1 वाला बनाऊं? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मैं +2 वाला बनाऊंगा, है ना, +2 वाला बनाऊंगा। और यहाँ क्या बनाऊंगा? ये H2O तो ठीक है। NO। हाँ, नीचे में क्या बनाऊंगा? नीचे में बताओ, नीचे में क्या? NO बनाऊंगा। Hg2NO3 हाँ, twice। और यहाँ क्या बनाऊंगा? यहाँ पर वेरी गुड, यहाँ पर देयर इज नथिंग, +1 नाम का चीज है ही नहीं, यहाँ पर Hg2NO3 प्लस H2, और नीचे में तो कोई रिएक्शन है। सर इससे हम HgNO3 नहीं लिख सकते? किसकी? नहीं नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, गलत है। Hg Hg+ नाम का चीज है ही नहीं, दैट एग्जिस्ट एज Hg22+। मतलब तुम भले ही किताबों में वो सब देख लो, बट वो गलत ही है जो बता दे। दो चीजें याद रखना, Hg, तुम हमेशा Hg2Cl2 देखोगे, मैं भी Hg2Cl2 लिखता हूँ, HgCl नहीं लिखा हूं कभी। नोट कर लिया सब लोग? हाँ सर। है ना? तो ये तुमको पूरा याद रखना है, इसको याद ही रखना। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मैंने इसको थोड़ा लॉजिकली जितना हो सके, बेस्ट तो है कि याद ही रख लो। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, Fe, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम do not react with highly concentrated, बोल रहा हूं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जनरली 80% से भी ज्यादा। और अगर आप लोग को याद हो तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, मतलब हम लोग जब ग्रुप 1 करते थे तो वहां में ऑक्साइड passive ये हो फॉर्म जाता है होता ना। है क्या? हाँ, ऑक्साइड ये फॉर्म हो जाता है। हाँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेंडर्ड पैसिव होता है। याद आ रहा है? तो ये तो याद ही रखना। ठीक है, बिकम पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिव। तो ये याद है। चलो, तो सर वो कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल होंगे कि कॉम्प्लेक्स में? मतलब कंपाउंड में ज्यादा नहीं समझा क्वेश्चन। कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल मतलब कौन सा कंपाउंड की बात कर रहे हो? उनके नाइट्रेट्स में वो ज्यादा स्टेबल होंगे कि कॉम्प्लेक्स में? नहीं, नाइट्रेट्स में ज्यादा मतलब दोनों में है स्टेबल है, मतलब नहीं समझा, मतलब डिपेंड, मतलब बेसिकली रिएक्शन तुम देखो, तुम कॉन्सेंट्रेटेड डाले हो तो इसका मतलब तुमने फोर्स तो किया है कि रिएक्शन करे। तो लीच एटलस हिसाब से अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी डाल रहे हो तो फोर्स तो कर ही रहे हो रिएक्शन करने के लिए, तो करने वो चले आगे बढ़े करने के लिए। लेकिन जैसे ही करने के कि एक ऑक्साइड लेयर बन गया जो उनको फर्दर रिएक्शन से रोक दिया। तो अब इसको कैसे तुमको फ्रेम करना है, कर लो कि कहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो रिएक्शन आगे बढ़ा है, रिएक्शन अपना काम किया है, कॉन्सेंट्रेटेड डाले हो तो भाई तुमने खूब क्वांटिटी डाला है, करेगा रिएक्शन, मेटल्स भी एक्टिव हैं, बढ़ा भी आगे, लेकिन उसको रोक दिया गया। तो ये है, इसको अब जैसे तुमको ठीक है समझना, ओके सर। है ना, इसको अब जैसे फ्रेम में डालना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल। अच्छा, टिन के साथ हम लोग पहले कर चुके हैं ग्रुप 16 में। टिन के साथ याद आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या बनता है ना, याद आ रहा है? टिन के साथ इसको याद ही रखना, इसीलिए इसको मैंने अलग से नोट करा दिया, बोल रहा हूँ।
और पिन के साथ डाइल्यूट। ये वो ये बनेगा वाला S, है। हाँ ये याद रखना, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसको याद ही रखना, इसका केस थोड़ा अलग है पिन के साथ। सर FECR का हमने कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराया था ना? नहीं नहीं, Fe के साथ अगर कराए वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो हाई वो कॉन्सेंट्रेटेड कराओ। यहाँ मैंने कौन सा लाइन लिखा है, ध्यान से पढ़ो। अच्छा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अलग है। हाँ अंतर है ना, देखो परसेंटेज मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 80%। अच्छा ओके सर। मैंने परसेंटेज लिखा है वहां पर, और वहां 70% लिखा था। इसको क्या बोलते हैं, मेटा स्टैनिक एसिड। ठीक है चलो, और एक चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो मैं भी अब उसी को स्टिक करूंगा और आप लोग उसी को स्टिक करिएगा। Mg अकेला है, Mg एंड मैंगनीज, इनमें जब वेरी डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो MgNO3 होल ट्वाइस, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस इज इवॉल्व, याद रखना स्पेसिफिक लाइन है, तो इसको हम लोग याद ही रखेंगे। NH4NO3 फॉर्म नहीं होगा? नहीं नहीं भाई, इसके साथ देखो, रीजनिंग तो कोई किताब नहीं दिया है, बट जो मेरा थिंकिंग जो है, वैसे कोई रीजनिंग दिया नहीं है। जो बेसिकली नाइट्रेट में क्या हुआ होगा, H प्लस निकला होगा, वेरी डाइल्यूट है तो इसका मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी का होगा नाइट्रिक एसिड। तो शायद Mg2 प्लस और Mn2 प्लस और जो चार्ज है, उस चार्ज को बैलेंस करने में ही काम चला खत्म हो गया नाइट्रेट आयंस। Mg2 प्लस जो है और Mn2 प्लस का जो चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, उसी को बैलेंस करते करते ना वो क्वांटिटी खत्म हो गया नाइट्रेट आयन। शायद दिस कैन बी वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट ये लॉजिकल लग रहा है, बट कोई किताब मेंशन नहीं किया है, तो तुम भी लिख ही लो इसको। बट ये हो सकता है क्योंकि तुम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स Mg वाले काम की, रिएक्टिविटी थोड़ा ऊपर है, तो उन्हीं को खत्म करने में पहले होगा क्या, H प्लस डिस्प्लेस करेगा ना, तो H प्लस तो H2 बना, ये H2 ही तो जा करके कोई नाइट्रेट आयन अगर बचा रहता था यार थोड़ा कम से कम, तो उसको फिर रिड्यूस करेगा NO में, N2O में, यही तो हो रहा है बेसिकली, और वो खुद H2O बन रहा है कुछ। अब ये समझो कि ये Mg2 प्लस बोलेगा मैं तुम सबको खींच लूंगा, मतलब मैं सबको खा लूंगा एक ही साथ, तो बचा ही नहीं कोई नाइट्रेट आयन। दिस कैन बी वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट लिख लो, याद कर लो, आगे बढ़ो। हो गया ना? हाँ सर लिख लियो। हाँ सर। है ना, इसको याद ही रख लेना। चलो, एक तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया। ये आप लोग पहले भी किए ही हो, जानते होगे, लेकिन लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, दिखा दे रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3, कितना रेशियो? 3:1। और इस कंपाउंड को बोलते हैं एक्वा रीजिया। ये आप लोगों को मालूम है? अच्छा, ये एक्वा रीजिया का काम क्या है? नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करना। हाँ, नोबल मेटल्स जो रहते हैं उनको भी ये खींच लेता है। देखो, ठीक है, अभी ध्यान दो रिएक्शंस क्या है।
इसमें रिएक्शंस भी याद है और रिएक्शंस भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे। HNO3 प्लस 3HCl मिल करके बनाएगा H2O प्लस Cl प्लस NOCl। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, और अब बेसिकली गोल्ड अगर लाओगे तो गोल्ड नेसेंट क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, ये बनाता है AuCl3 और HCl तो है ही, HCl के साथ कंबाइन करके ये बनाता है HAuCl4। दिस इज द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर प्लैटिनम लाओगे तो प्लैटिनम 4Cl के साथ PtCl4 और ये PtCl4 HCl के साथ बैलेंस करते रहना, ठीक है ना, H2PtCl6। तो 5 होगा ना, कौन सा? 5 नेसेंट क्लोरीन होगा ना। हाँ, अब देख बैलेंस कर लो। हाँ 5 हो, बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग ही नहीं पूछेगा ना ओवरऑल। ये क्लियर है? तो हाँ ये भी लिख लेना, दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बोथ ऑफ देम, दोनों दिखा देना, इधर भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इधर भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो पूछता है व्हाई आर दे सॉल्युबल, व्हाट इज द रीजन? तो दे सॉल्युबल बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। है ना? अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि Ag जो है ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट इज सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। मतलब देखो कि अजीब सा बात यह है कि वो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, नोबल मेटल नहीं है, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर दिया ये दोनों, क्या बोलते हैं, लेकिन एक्वा रीजा लाना पड़ा इन दोनों को डिसॉल्व करने के लिए जो रिएक्टिविटी में कम है, बट इज इनसॉल्युबल। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड तो ये है कि Ag होगा, बट Ag एक्वा रीजा में सॉल्युबल नहीं है। कोई रीजन हो सकते हो क्या होगा? तो उसका जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है वो सॉल्युबल है। हाँ वो सिंपल सा बात है, Ag अगर कराएगा रिएक्शन Cl के साथ, नेसेंट के साथ, तो AgCl बनेगा और AgCl जग जाहिर है ये एक प्रेसिपिटेट है, तो खाक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ बनेगा, बचेगा ही नहीं वो कुछ करने के लिए, कुछ आगे तो बढ़े सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जबकि Ag जो है वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर जाता है, बट इसमें डिसॉल्व नहीं करता है। क्लियर है? चलो ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग एक बार इसमें चल जाते हैं। खैर ये तो सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट हो ही गया है, ब्राउनिंग टेस्ट हम लोग वहां करेंगे ही, बट चूंकि पिक्चर को थोड़ा कनेक्टिविटी में कंप्लीट रखा जाए, ठीक है, तो सिर्फ रिएक्शन लिख लो। ये लैब में की हो, बहुत फेमस टेस्ट है। हाँ सर किया, 10 हाँ पे भी था ये सर। हाँ इम्पोर्टेंट है, तो वहां हम लोग जब करेंगे तो उसमें डिटेल्स में जाऊंगा ही मैं।
वहां मैं फिर से बताऊंगा इसको, इसीलिए अभी इसको सिर्फ ऐड कर लो। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीजें रिवाइज कर दे रहा हूँ। याद है ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का यहाँ पर कितना था? +1। थ्री NO यहाँ इलेक्ट्रॉन पर, डोनर। हाँ, ऑन NO एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पर स्पेशल केस की तरह है बेसिकली। यहाँ पर नाइट्रोसाइल है, नाइट्रोसिल NO+ है। दिस इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। दिस इज टेस्ट, ग्राउंडिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। अच्छा, ये जो ब्राउन रिंग का कंपाउंड है अनस्टेबल होता है ना? हाँ हाँ, ये अनस्टेबल होता है, बताऊंगा वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाऊंगा तो बताऊंगा। थोड़ा अनस्टेबल है, बताऊंगा वहाँ डिटेल्स में बताऊंगा। ये जब टेस्ट फॉर नाइट्रेट में जाएंगे ना NO3- में, तो मैं खुद ही बताऊंगा डिटेल्स में, थोड़ा अनस्टेबल है वो सब चीज बता दूंगा। चलो ये नोट कर लिया सब लोग। हाँ सर। और नाइट्रिक एसिड खत्म करने से पहले एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट यूज लिखा है। यूजेस तो आपको सभी देखना है, बट एक इंपॉर्टेंट जो लिख देता है वो मैं यहाँ बना ही दे रहा हूँ। यूज ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, एक टर्म लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे टर्म्स कहीं कहीं हाइड कर देता है ना, उस सब पे ज्यादा ध्यान दो। पिकलिंग, अच्छा इंडस्ट्री में क्या है, मेटलर्जी अगर होगा तो भी जैसे आइडिया ले लो। जो ये स्टील बनता है ना, स्टील, जो भी स्टील बना है, स्टील इज बेसिकली आयरन का अलॉय होता है वो। उसके ऊपर मेटलर्जी अभी हुआ नहीं है, तो मेटलर्जी में हम लोग करते ही हैं पूरा का पूरा मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो उसमें बस इतना जान लो कि पिकलिंग का मतलब क्या होता है। ये इसके ऊपर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं जब वो बनता होगा मेटलर्जी में। तो इम्प्योरिटीज, किसके इम्प्योरिटीज होते हैं? तो इम्प्योरिटीज है कार्बन के, सल्फर के, आर्सेनिक के। अब कैसे आए, क्यों आए, वो मेटलर्जी में ही होगा। तो लोहा में थोड़े से ये इम्प्योरिटीज आ जाते हैं। और अभी हम लोग, याद है लास्ट क्लास में हम लोग किए थे एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑन नॉन मेटल्स, है ना। तो हम लोग लोहा को क्या करते हैं, हम लोग इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 80% में डाल देते हैं। तो मैंने तुम लोग को अभी जस्ट दिखाया, लोहा का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो फिर भी अपना कुछ नहीं बिगड़ता है। बट इस प्रोसेस में होता क्या है, जो भी ऊपर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्शन हम लास्ट क्लास देखे हैं, CO2 बनना, SO2 बनना, H3SO4 बनना। तो बेसिकली आपने लोहा को थोड़ा चमका दिया, वेरस आयरन गेट्स, स्टील मतलब थोड़ा लोहा का अलॉय है, वो पूरा आयरन नहीं है, अलॉय होता है, बट आयरन तो मेजर पार्ट है ही। तो ये भी याद रखना, दिस इज नोन एज पिकलिंग। पिकलिंग, पिकलिंग नाम शब्द वर्ड से आ गया है, पिक करना। ये तो मालूम ही होगा, ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में की होगी, की हो अभी तक। क्या बनता है इसमें? कार्बिन। ना ना ना, कार्बिन में बेसिक मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम है।
इसका नाम अगर नहीं किए हो तो आएगा, या फिर ध्यान देना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। इसके बारे में किसको मालूम है कौन सा गैस है ये? टीयर गैस। और लाफिंग गैस कौन था? N2O। तो ये सब तेरे यूजेस हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये तुम्हारा आएगा। सर किया है ये रिएक्शन सर, हाँ किया होगा, अल्काइलाइड्स हाँ अल्काइलाइड्स में आता है, हाँ अल्काइलाइड्स आता है, किया होगा, देखना ध्यान ध्यान से, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये सब, मैं जो लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोटोलिन में भी यूज होता है, सॉरी ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये भी अगर किए तो TNT बनता है यार, एक्सप्लोजिव है वो। हाँ सर। नाइट्रिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं सब। हाँ तो ये सब थोड़े यूजेस, नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट पिकलिंग में तो यूज होता ही है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। चलो ये पूरा कहानी नाइट्रिक एसिड का खत्म हो गया। अच्छा ये तुम लोग को बता चुका हूँ ना, Sb के साथ ये बनता है, पता नहीं Sb के साथ H3SbO4, ठीक है। सिमिलरली आर्सेनिक के साथ H3SO4, पता नहीं ये मिस हो गया होगा कि नहीं, पता नहीं। अच्छा ये बता दिया था ना कि HNO3 ऑन स्टैंडिंग थोड़ा उसमें लाइट पड़ता है तो वो थोड़ा येलोइश कलर हो जाता है ना? ठीक है लिखा देता हूँ, रुको, हो या तो बोलिएगा। आज नाइट्रिक एसिड ही हुआ क्या? चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। एक मिनट सर। वेट सर। हो गया सर। अच्छा मैं पता नहीं मैं मिस न कर जाऊं, इसीलिए अब हो सकता है बताया हूं कि नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है। HNO3 में अगर लाइट गिरता है तो ये थोड़ा डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी पूछता है, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय लाइट एंड हीट। तो होता क्या, HNO3 स्टोर्ड, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि HNO3 का बॉटल को अगर छोड़ देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कलरलेस है, प्योर, ये कलरलेस है, बट सोल्यूशन को अगर छोड़ दिया जाए, बट ऑन स्टैंडिंग, ये भी बोला जाता है, चेंजेस टू येलो कलर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंजेस टू येलो कलर। और सर, ये इसका प्राइम वो लिखा है, हाँ वही मुझे याद नहीं है इसलिए मैं फिर से सोच लिया लिखवाने का। अगर लिख लिया तो मुझे याद नहीं आया था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल ना जाऊं। अच्छा कारण क्या है? ड्यू टू NO2 हाँ NO2 वैसे तो ये होता है, क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जब पानी में मिलाओगे ना तो कलर थोड़ा सा येलो दिखाई पड़ेगा। कोई भी रेडिश ब्राउन चीज पानी में थोड़ा अगर देखोगे तो थोड़ा येलोइश कलर दिखाई पड़ेगा, तो याद रखना। यहीं पर पूरा कहानी NO2 का खत्म, HNO3 का खत्म, प्रिपरेशन कर चुके हैं हम लोग। अब थोड़ा जल्दी जल्दी इस सब पे चल जाते हैं। इसका नाम नाइट्रस एसिड, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नाइट्रोजन आज खत्म हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्लास फॉस्फोरस में भी ज्यादा बचा नहीं है। स्ट्रक्चर HONO2 ये तुम पहले से किए होगे, है ना? हाँ सर, ये तुम लोग ऑर्गेनिक में इससे N2NO प्लस बनाते हो। डायजोनियम सर। हाँ, डायजोनियम सॉल्ट बनता है इससे। ठीक है, तो ये देखो HNO2 के बारे में कुछ खास बातें हैं, देखने को। ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर है, डर ने पता प्रिपरेशन HNO2, ठीक है। प्रिपरेशन ये मालूम है, एसिडिक सॉल्यूशन में थोड़ा वॉक कर देंगे तो ये क्या कर देगा, हीट कर देंगे तो डिस्प्रपोर्शनेट। चलो ये बाकी बता दो तीन कहाँ तक कॉपी किए थे तुम लोग? तो वो रिएक्शन लिखना है। HNO2 तक कॉपी हाँ किया। लिखो लो प्रिपरेशन, हाँ लिखो लो, हाँ ठीक है, प्रिपरेशन लिखो। इसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद ये हम लोग पहले कर चुके हैं, HNO2 को एसिडिक मीडियम में गर्म कर दिया जाए तो ये HNO3 प्लस NO प्लस H2 हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका सर वो HNO2 ही है ना? हाँ HNO2। अच्छा HNO2 किस तरह आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। acts as both oxidizing agent as well as reducing। अभी क्लियर है? जी ठीक है, कॉपी करिए। हाँ ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। रिएक्शन लिख लो इसके जल्दी से। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है? आवाज आ रही? ब्रेक हो रहा है सर, ब्रेक हो क्या रहा है? ब्रेक हो रहा है? लिखो सब लोग, कॉपी करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बता रहा हूँ। कॉपी करिए। कॉपी करो।
चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, आयोडाइड I माइनस में HNO2 डालोगे तो I2 बन जाएगा। किसकी तरह काम कर रहा है HNO2? ऑक्सीडाइजिंग के रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ ठीक है, सर याद रखें। फेरिक Fe3+ में डालोगे, सॉरी Fe2+ में डालोगे तो Fe3+, ठीक है। स्टैनिस डालोगे तो स्टैनिक। इसका नाम सुने, उसके बारे में ज्यादा बातें बोलना ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर लिखाऊंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। पता नहीं यार क्या हो गया है, अभी भी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज सर आपका वाइट बोर्ड भी आवाज आ रहा है कभी अभी? कभी फ्लक्चुएट कर रहा है हट जाता है। रुको रुको थोड़ा देर को। तो मुझे अभी तक आप जो भी लिख रहे हो उसमें मुझे दिख भी नहीं रहा, मुझे सिर्फ प्रीवियस स्लाइड दिख रही। अभी आवाज आ रहा है कि अभी भी नहीं क्लियर है? बाकी कनेक्शन तो सब सही है यार। अभी अभी clear आवाज है। क्लियर है? आ रहा है, अभी आ रहा है। है ना? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लो इसके बारे में। N3 माइनस को अजाइड आयन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबको याद है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, अजाइड आयन। और N3H का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये क्या है? दिस इज लीनियर। बट N3H के बारे में खास बात है, ये नॉन लीनियर। बस स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। चलो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बॉन्ड एंगल 112 के करीब है। चलो इतनी बातें याद रख लेना, आगे बढ़ूं। हाँ सर। N3 माइनस के बारे में एक और लिख लो, इसको स्यूडो हलाइड भी बोलते हैं। स्यूडो हलाइड आयन, ये आगे आएगा टर्म तो खुद बताऊंगा मैं, ये आएगा ग्रुप 17 में, बस लिख लो इसको। इट इज अ स्यूडो हलाइड। स्यूडो हलाइड मतलब कि Cl माइनस जैसा, Cl माइनस Br माइनस ऐसा। क्या इसका रीजन है, आगे देखिए। अच्छा, और एक याद रख लेना, NF3 प्लस O2 करके बनता है कंपाउंड NOF3। ये कंपाउंड के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज तक अभी तक साइंटिस्ट लोग के लिए प्रॉब्लम है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, वो अपना कुछ कुछ लगा करके, दिमाग लगा कर कुछ कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम कब बस क्या याद रखोगे, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि डज NOF3 एग्जिस्ट और नॉट, तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो बोलोगे कि एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देखो तुम ऐसे बनाने चाहोगे तो ऐसे बना नहीं सकते। N का कितना बॉन्डिंग है? 5, 5। है ना?
और अगर तुम ऐसे जैसे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें दिख रहा है फ्लोरीन पर मैंने इतना माइनस आई इफेक्ट ग्रुप पर मैंने प्लस चार्ज के साथ लगा दिया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अभी तक इसके बारे में एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा है साइंटिस्ट अभी तक यही पहुंचे, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन है। आप बस इतना याद रखिएगा कि NO3 इज ऑब्जर्व किया गया है, ये एग्जिस्ट करता है, बस इतना याद रखना। और इसी के साथ हम लोग का पूरा नाइट्रोजन फैमिली खत्म। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में देखो सबसे पहले occurs mainly in the form of fluoropatite. Ca3PO4.CaF2. ठीक है, प्रिपरेशन क्या करते हैं? प्रिपरेशन में कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, बेसिकली ये रॉक्स में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, इसको SiO2 कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं। कार्बन का टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई एफिनिटी है, अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए ना सीधा, तो वो P4 रिटर्न तक चला जाएगा, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट साथ में डाल देते हैं ताकि ना जाए। और 1770 केल्विन। और ये जो फास्फोरस है, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाइट फास्फोरस। तो सबसे रिएक्टिव में व्हाइट फॉस्फोरस ही होता है ना? हाँ, सबसे व्हाइट वही वही। अभी इसके थोड़े प्रॉपर्टीज आप लोगों को जानने हैं, फास्फोरस के बाद खत्म हो जाएगा फास्फोरस पर जानना। चलो आगे बढ़ूं। हाँ एक सर। मिनट सर, और वो टेम्परेचर क्या लिखा है? 1770 केल्विन के करीब। और कैल्शियम फॉस्फेट बेसिकली रॉक्स में पाया जाता है। हम लोग के हड्डियों में भी शायद कैल्शियम फॉस्फेट या धातु में कहीं है, ये फ्लोरोपटाइट कहाँ है पता नहीं, बट कहीं तो है। डाउन सर। आगे बढ़े। अच्छा, 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, आपको तीनों के प्रॉपर्टीज याद ही रखना है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको पूरा याद रखना है। व्हाइट होता है, रेड होता है, व्हाइट के नीचे
आवाज नहीं आ रही इसमें। Soft waxy solid soluble in carbon disulfide but insoluble in water. Poisonous भी है. Exists as tetrahedral. इसका देखो स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा. देखो स्ट्रक्चर ऐसा है. एक टेट्राहेड्रल इमेजिन करो और बॉन्ड एंगल भी याद रखिएगा 60 डिग्री है बॉन्ड एंगल. नहीं सेम प्लेन में नहीं है. टेट्राहेड्रल देखो कैसा होता है. एक फास्फोरस ऊपर होगा ना, 3 फास्फोरस नीचे और एक फास्फोरस ऊपर की तरफ. हाँ नहीं लाइंस तो मैं 3D वाला फिगर है तो टेट्राहेड्रल वाला है. और इसका रीजन जो है ये हाईली रिएक्टिव है. यही रीजन है. बॉन्ड एंगल बहुत एंगल strained स्ट्रेन है। बहुत ज्यादा है. एंगल स्ट्रेन. सर सेकंड पॉइंट का रीजन क्या है? सेकेंड पॉइंट का नॉन पोलर होगा यार. वही दिख रहा है. नॉन पोलर है तो पानी के साथ क्या ही रिएक्शन करे. इनसॉल्युबल है पानी में. लेकिन ठीक है. इधर लिख लो. इसी में अगर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड डालते हैं ना तो जा करके ये बिगिंस टू डिसोसिएट. तब ये टूटना स्टार्ट करता है. नोट हो गया तो बोलिएगा. सर वो सेकंड पॉइंट में CH2 क्या है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट. कार्बन डाइसल्फाइड. ओके सर. हो गया सर. या आगे से पॉइंट लिखते जाओ. वाइट फॉस्फोरस के बारे में. अच्छा ये डार्क ग्लो करता है. डार्क में थोड़ा ग्लो करता है. producing yellowish green light. और फिनोमेनन को बोलते हैं फॉस्फोरेंस. ठीक है. फिनोमेनन का नाम है फॉस्फोरेंस. ये रिएक्शन आपको मालूम ही होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है. NaH2PO2 plus PH3. P4 जो है ये लास्ट पॉइंट है.
undergoes oxidation in presence of air. डेली इनऑर्गेनिक पढ़ाई करते रहिए ना, मैं बाबा बोल रहा हूँ ज्यादा लिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, आप डेली पढ़ाई करते रहिए। नोट्स अगर पूरा कर लिए तो फिर मतलब इतना मेरा है कि आप लोग का फिर आईआईटी या फिर कोई भी एग्जाम मेंस वाला आराम से क्रैक होगा। करने का एक ही तरीका है, डेली पढ़ाई करो बस, और बस ज्यादा नहीं, 2 पेज 3 पेज डेली। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट योर इंफॉर्मेशन, कितना आप इंफॉर्मेशन रखते हो। सर वो सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है ना, -30 नहीं है? नहीं नहीं 30 माइनस, बस इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर याद रखना है, एंगल 60 डिग्री याद रखना है, हाईली रिएक्टिव है, पानी में इनसॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। थोड़ा सा रखोगे इसको तो अपने आप ग्लो स्टार्ट करता है, फॉस्फोरेंस। कीवर्ड्स याद रखो, पूरी कहानी में भी कीवर्ड्स। पानी में थोड़ा स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज ऐसे छोड़ देंगे तो हवा में ही साथ ही थोड़ा धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वही टेम्परेचर लेकर के ये जल जाता है। बस इतना सारा चीज याद रखो, हो गया। डन सर। आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग इस पर, रेड फास्फोरस। ठीक है, देखो रेड फास्फोरस क्या है। व्हाइट फास्फोरस को उठाओ, यार CO2 में करते हैं तो रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड। सर वो क्या है, हीटेड है कि क्या है? हीटेड, हीटेड। अच्छा। बेसिकली समझ ही रहे होगे क्या हो गया है, बॉन्ड्स टूट गए हैं। जो बीच वाले पहले जो बॉन्ड्स थे, एक फास्फोरस का बॉन्ड टूट गया, दिख रहा है ना, फास्फोरस का बॉन्ड टूट गया, एक गर्म कर दिए थोड़ा, वैसा ही स्ट्रक्चर है रेड फास्फोरस का। ज्यादा स्टेबल कौन है? रेड फास्फोरस। हाँ, रेड फास्फोरस ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं करता है। नॉन पॉइजनस है।
बस इतने सारे पॉइंट्स लिखो। प्रॉपर्टीज याद रखना है यार, कुछ सब मेंशन है तो याद ही रखना है। आंसर एक मिनट चलो हो सर। गया। चलो। एक चीज याद रखना, ये रिएक्शन है, अगर रेड फॉस्फोरस है तो रिएक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिएक्शन जो है NaOH प्लस जो P4 रिएक्शन, सर वो आप लास्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हो उसका, लास्ट पेज का? ये बोल रहा हूँ कि इसी का ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो रेड फॉस्फोरस है, दिस डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। ये जो फेमस रिएक्शन यही चल रहा लास्ट है ये पॉइंट था वाला, ना लास्ट पेज का? इसमें लास्ट पेज का रुको बता रहा हूँ। दिस व्हाइट फॉस्फोरस, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। लास्ट पेज का इट इज अ रेडिश क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा था। इट डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड CS2, पॉलिमेरिक सब्सटेंस फॉर्म। सर पॉलीमेरिक वाला पॉइंट रिपीट। हाँ, पॉलिमेरिक सब्सटेंस कंटेनिंग लीनियर चेन्स, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, लीनियर चेन्स। अच्छा, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो लेते हैं? ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस। नहीं, व्हाइट का लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। यही थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लैक सबसे स्टेबल है, बट साइंटिस्ट लोग ने रेफरेंस अपना व्हाइट को माना है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि स्टेबल जबकि ये है। व्हाइट फॉस्फोरस को उठा करके अगर गर्म कर दिया जाए, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस,
कॉपी करो। हो जाए तो बोलिएगा। डांस सर। Wait, sir. हाँ रुको। हो गया। आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़े। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए इसका। ऐसे ही चलते जाएगा। ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। और अल्फा ब्लैक नॉन कंडक्टर। अल्फा ब्लैक का स्ट्रक्चर नहीं करने वाले। अल्फा ब्लैक का स्ट्रक्चर यार साइंटिस्ट लोग को उतना क्लियर नहीं है, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसका स्ट्रक्चर। उनको खुद ही थोड़ा उनका ढीला ढाला है क्या स्ट्रक्चर, इसीलिए जिसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इन लोगों को पक्के से मालूम है वो बीटा ब्लैक है, इसीलिए उसका लिखा दिया। उसके बारे में बोला जाता है कि उनका उतना उनको खुद ही नहीं मालूम। सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बीटा ब्लैक इसका गुड कंडक्टर का तो रीजन है। इसका रीजन तो नहीं मालूम यार, पता नहीं क्या होगा। ग्रेफाइट जैसा तो स्ट्रक्चर है, क्या रीजन हो सकता है। ग्रेफाइट का तो लेयर जैसा पहले। हाँ लेयर जैसा है, लेकिन इसका रीजन तो देखना पड़ेगा ना, आइडिया नहीं है इसका। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला, अल्फा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन रेड फास्फोरस को हीट करोगे ना तो लास्ट एक लाइन लिख लो, स्ट्रक्चर तो नहीं मालूम 803 केल्विन पर तो अल्फा ब्लैक बनेगा बस। डांस सर। अच्छा मुझे नेक्स्ट क्लास अब याद दिला दीजिएगा, मुझे फास्फोरस का लास्ट वही बाकी है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। है ना, मतलब खत्म ही हो गया है बस, बाकी अब मुझे PH3 से स्टार्ट करना है, याद दिला देना।
तो अब बस एक ही कंपाउंड हम लोग को स्टडी करना है, वो है फॉस्फाइन।